हेलो गाइस, वेलकम टू अ सिट डाउन वीडियो ऑन माई चैनल। वैसे तो ये वीडियो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर वीडियोज़ आई यूजुअली पोस्ट ऑन माई चैनल। मतलब हुड़दंग मचाती रहती हूँ, कुछ करती हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वैसे तो आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि इज़ इट वर्थ गोइंग टू कैनेडा इन 2025 और 2026। अभी मतलब फ़िलहाल करंट जो सिचुएशन चल रही है। अब जैसे कि मैं 3 साल कनाडा में रह चुकी हूँ एंड अभी मुझे इंडिया आए को भी 5-6 महीने हो गए हैं। मैंने दोनों साइड का एक्सपीरियंस कर लिया कि वहाँ पे कैसे है, यहाँ पे कैसे है, सारी चीज़ें है ना। और मेजर रीज़न ये है कि जब भी मेरी कोई वीडियो वायरल जाती है कनाडा वाली, तो मुझे ना बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। जब से मैं इंडिया आई हूँ तो मुझे तब भी बहुत सारे लोगों ने कनाडा के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। तो मैंने सोचा कि अपने एक्सपीरियंसेस जो मुझे पता है, जो मैंने फील किया है, रियलाइज़ किया है दोनों जगह पर रह के, तो ये वीडियो कुछ लोगों को बोरिंग भी लग सकती है क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगी कि क्या क्या है, कैसे कैसे। और मुझे ना एक बहुत गंदी आदत है, मैं ना हर चीज़ की स्नैप बनाती हूँ, मतलब मैं स्नैपचैट एडिक्ट। तो मेरे पास ना बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो मैंने सोचा कि आज वो गंदी आदत थोड़ी सी यूज़फुल हो सकती है क्योंकि मैं इस वीडियो में ना थोड़े से प्रूफ्स लगाऊंगी जहाँ जहाँ नीडेड होंगे। और मतलब मैंने ना अपने बैड डेज़ में, डाउनफॉल पे बहुत कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जिस दिन ये फेज़ ख़त्म होगा मेरी लाइफ का, तो आई लुक बैक एट दी स्नैप्स एंड रियलाइज़ कि यार मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, मैच्योरली इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ। और मतलब वो फेज़ निकल चुका है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ आज की डेट में, ठीक है। कि मैंने ये वाला फेज़ निकाल लिया तो मैं कुछ भी निकाल लूँगी, तो वो वाली चीज़ें तो मतलब मैं प्रूफ भी लगाऊंगी क्योंकि लोगों को लगता है हाँ हाँ हमें मार रही है तो खुद तो जाए ही, मजे कर आई, अब हमें ऐसे कर रही है हमें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मतलब उन्होंने वीज़ा लगवा लिया, टिकट करवा ली, पर उनको बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पता यार, जो पता होनी चाहिए। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि जितने लोगों की हेल्प हो पाए उतने लोगों की होए मेरे एक्सपीरियंस से। वाई नॉट यार, अगर हम किसी की मदद कर पाएँ तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम एंड डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आप कौन से वीज़ा पे जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो तो भाई गलती से भी ये गलती मत करना कि आप मतलब किसी काउंसलर के पास गए। जैसे मैंने कैनम से लगवाई थी अपनी फ़ाइल, ठीक है। तो कैनम वाले बहुत रेपुटेटेड हैं, आई एग्री, बट मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे पैसे हैं उनके पास, और यार पेरेंट्स को यही होता है कि हम यहाँ पर ऐसे इतना ग्रो नहीं कर पाए तो हमारा बच्चा बाहर जाके डॉलर कमाए, अपनी लाइफ बनाए, ठीक है, और अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, उसकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो, स्ट्रगलिंग ना हो ऐसे वैसे। तो वहाँ पे जाके एजेंट को बोलते हैं कि मैम आप देख लो, आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज देख लो जो अच्छा है, हमें तो इसे भेजना है, लाइफ सेट करनी है, आप देख लो, ठीक है। तो यार ठीक है, मतलब तुम्हें नॉलेज नहीं है, किसी को भी नहीं होती यार, मुझे भी कहाँ ही थी, किसी को थोड़ी ना पता होता है, कोई नहीं बताता आजकल के ज़माने में। बट यार मुझे लगता है कि जो अगर तुमने सोच लिया, तुम्हारे बच्चे ने या तुम बच्चा हो जो भी है, अगर तुमने सोच लिया कि तुमने कनाडा जाना, तो तुम एक ऑलरेडी माइंड प्रिपेयर्ड है तुम्हारा, ठीक है। तो तुम अपनी रिसर्च कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है आजकल जो ऑनलाइन हो ना, सब कुछ ऑनलाइन पड़ा है, ठीक है। आजकल तो पहले तो ऐसे होता था कि आप कॉलेज की वेबसाइट पे देख लो, सोशल मीडिया देख लो, ठीक है। बट आजकल तो यार इतने बच्चे व्लॉग करते हैं कनाडा में जाके कि मतलब फर्स्ट डे एट माई कॉलेज या ये वाला कॉलेज जो भी, ठीक है। तुमने अगर कोई कॉलेज देखा है, सोचा है, उसको रिसर्च करो। तुम्हारे एजेंट ने तुम्हें बताया, यूट्यूब पर देखो, किसी ना किसी ने पक्का उसका व्लॉग डाला होगा। हो नहीं सकता भाई आजकल की जनरेशन में कि किसी ने उसका कोई इन्फॉर्मेशन ना डाली हो। शॉर्ट्स पे होगा, रील्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, कहीं ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। आजकल बच्चे बहुत करते हैं और उसी से हेल्प होती है यार, उसी से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि तुम्हें सही गाइड किया जा रहा है या नहीं। तो तुम खुद अपनी रिसर्च करो कि भाई मुझे कौन सा कॉलेज लेना है, मुझे कौन सा कोर्स लेना है, और ये भी देखो कि उस कोर्स को करने के बाद क्या जॉब के चांसेस हैं बाहर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यार पता नहीं होता, और जो एजेंट्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उनको बता देते हैं कि ये वाला कॉलेज ले लो। और आप देखो, अब एक बच्चा जा रहा है, ठीक है। अब मैं जॉर्ज ब्राउन लेके गई थी, चलो मेरा कॉलेज तो था ही ऑनलाइन, मैंने कभी अपने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, बट वो कॉलेज बहुत अच्छा था, नो डाउट। इतनी मतलब मैं गई हूँ ऐसे तो अपने कॉलेज में, मैंने देखा है बिल्डिंग अच्छी है, काफ़ी कुछ अंदर फैकल्टी अच्छी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बट मैंने देखा कि मेरे साथ के बच्चे जो सेम ही पैसे जमा करके आए हुए हैं कनाडा में, ठीक है, वो उनको बहुत ही छोटा कॉलेज है यार, पता ही नहीं चल रहा कि वो कॉलेज है, मतलब नॉन एग्जिस्टिंग कॉलेज है। जैसे कि तुम मानोगे नहीं कि ये है, बट ये रियलिटी है। मैं तुम्हें फ़ोटो अटैच कर दूँगी। चाहे जैसे प्लाजा है, जैसे चंडीगढ़ में प्लाजा वगैरह नहीं होता, ठीक है, प्लाजा है, उसमें से दो स्टोर्स मान लो तुम, 2 या 3, ठीक है, 2-3 स्टोर्स को मिला के बस वो कॉलेज है, बस 2-3 कमरों का कॉलेज बेसिकली, पंजाबी में कहा जाए तो यार ऐसे मतलब बच्चे चले तो जाते हैं एजेंट के बेसिस पे। अब एजेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है, उनको कमीशन मिलती है कॉलेज, जिससे कॉलेज वाले बोलते हैं कि तुम हमें बच्चों की एडमिशन करवाओ, जितने ज़्यादा करवाओगे कमीशन पे तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो एजेंट्स को कोई मतलब नहीं है यार, सच बता रही हूँ। मतलब नो डाउट वो तुम्हारे साथ सिंपैथी दिखाएंगे, हमदर्दी दिखाएंगे, बट उनको भाई कमीशन आ रही है।
सीधी सी बात है, ठीक है। तो तुम अपनी रिसर्च करके जाओ कि भाई मुझे कौन सा कॉलेज लेना, देख तो लो अपने कॉलेज की शक्ल है कैसा, बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करो वो कॉलेज कहाँ स्टैंड कर रहा है टू बाकी कॉलेजेस, ठीक है। थोड़ा बहुत फीस में डिफरेंस होगा, बट यार कॉलेज लाइफ तो इन्जॉय कर लोगे थोड़ी बहुत ही, अगर जाना ही है तो, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं कि यार नाम के लिए इतने पैसे भी लगाए, फिर नाम का कॉलेज मिला ना, कॉलेज लाइफ मिली ना, वो मज़े मिले, तो जा रहे हो फ़ौरन, पैसे लगा रहे हो, आउटपुट भी तो मिलना चाहिए उसका कुछ। तो मतलब सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि अगर स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो तो यार अपना कॉलेज खुद रिसर्च करके जाओ, एजेंट्स के भरोसे मत जाओ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई अगर तुमने +2 करके जा रहे हो, ना काटा, नो, नेवर एवर शेवर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मत जाना +2 करके। CRS स्कोर होता है, ठीक है, कनाडा में, जो ना हर बच्चे का एक मतलब एक तरह से लगा लो मार्क्स, ठीक है। तो हर बच्चे का अलग होता है, हर बच्चे की प्रोफाइल के हिसाब से कि तुमने कितनी स्टडी की है, क्या तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है, कि कनाडा में क्या एजुकेशन है, इंडिया में क्या एजुकेशन है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग होता है वो CRS स्कोर, ठीक है। तो जो यार +2 वाला बच्चा होता है ना, उसका वो CRS स्कोर बहुत कम बनता है, क्योंकि उसकी एजुकेशन कम हो गई ना, ठीक है। अगर आप कनाडा में वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसको जोड़ने के बाद भी कम बनता है, मतलब 300-400 कुछ बनता है। और अभी करंट ड्रॉ चल रहा है 500 कुछ, 550, 400, मतलब 530, 542 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर +2 वाले और आज की डेट में जाने का सोच रहे हो, तुम्हारा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब मैं ऐसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, बट ये रियलिटी है। मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो +2 के बाद गए थे, उनको बहुत दिक्कत आ रही है, अभी आ चुकी है, और मतलब इट्स सच्ची में डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो +2 के बाद तो मत सोचना। एक तो तुम ग्रेजुएशन यहाँ से कर लोगे ना, थोड़ा सा मैच्योर भी हो जाओगे, तुम्हारा CRS भी बढ़ जाएगा, तो तब फिर भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बात ये होती है कि ना रूल्स, अब +2 वाले बच्चों को क्या करना पड़ता है, उनको ना छोटे शहरों में फिर मूव होना पड़ता है बाद में, ठीक है, क्योंकि बन नहीं पाता PR का, क्योंकि अगर तुम बड़े शहर में होते हो ना तो वहाँ पे CRS के बेसिस पे ही PR आती है, बट जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे ना कुछ अलग रूल्स होते हैं। जैसे तुमने किसी रेस्टोरेंट में काम कर लिया, वो एम्प्लॉयर ने तुम्हें लेटर दे दी कि हाँ जी हमारे पास काम करता है, ये लो तुम्हारा पे स्टब्स एंड ऑल, तो उससे हो सकती थी, ठीक है। बट अब ना डेली वो रूल्स चेंज करी जा रहे हैं, तो ऐसे भी ना होना यार कि वो तुम छोटे शहर में जाओ और वहाँ पे वेदर कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं, वो पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है, इसीलिए तो वहाँ पे थोड़ी सी इजी PR होती है, क्योंकि वो शहरी ऐसे होते हैं, वेदर के हिसाब से, पॉपुलेशन, काम के हिसाब से, तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। एक तुम्हारा CRS स्कोर बहुत लो होगा, ठीक है, PR के चांसेस बहुत कम होंगे। छोटे प्रोविंसेस में जाओगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और आजकल तो छोटे प्रोविंस में जाके तुम कुछ कर भी रहे हो तब भी रूल्स चेंज कर देते हैं यार, और फिर बड़े घपले करने पड़ते हैं PR के लिए, वो मैं बताना नहीं चाहूँगी, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट बहुत कुछ होता है अंदर ही अंदर। +2 के बाद तो मत ही करना कंसिडर मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपने करी हुई है ग्रेजुएशन, ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा CRS स्कोर बढ़ जाता है, ठीक है, कि जैसे 3 साल की ग्रेजुएशन के कुछ अलग पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर 5 साल की डिग्री इंजीनियरिंग LLB वगैरह वाली जो 5 साल वाली होती हैं डिग्रीज, उनके थोड़े और ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में होते हैं, पर फिर भी 400 वगैरह तक बनते हैं, 400 450 के आगे तक। फिर उसके बाद अगर तुम IELTS वगैरह कर लो तो तुम्हारा CRS बढ़ सकता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन करके जाओगे फिर भी थोड़ा बेटर है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि CRS का मेन चक्कर क्या है, PR मतलब कैसे होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता यार, अब हम यहाँ से स्टडी लेके चले जाते हैं, हम सोचते हैं नई कंट्री है, मजे आएंगे, स्टडी ले ली है वो, बट ये नहीं पता यार उसके बाद वहाँ पे कितनी टेंशन है, करोड़ टेंशन है, टोकरा है, पूरा टेंशन होगा सिर पे, मेंटल पीस मिलती ही नहीं है, सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। स्टडी खत्म होगी, वर्क परमिट, ठीक है, वर्क परमिट मिलेगा, PR की टेंशन। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि 5-10%, ज़्यादा ही बोल रही हूँ, ज़्यादा, ठीक है, 5-10% बच्चे होते होंगे जिनकी किस्मत भाई उनके साथ दे रही है, ठीक है, और वो अच्छे से उनको जॉब भी मिल गई है, PR भी हो रही है, PR वाली जॉब मिल गई, सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया, ठीक है। बट बाकी के जो 90% बच्चे हैं, 90 to 95%, उनके साथ यही सब होता है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि तुमने किसी की स्टोरी सुन ली, किसी ने तुम्हें बता दिया हाँ भाई ऐश है तू आ जाता, तो तुम चल पड़े, नहीं, प्लीज़ प्रोज कॉन्स दोनों कंसिडर करो, ठीक है। अगर वो 5% वाले में से है वो बच्चा जो तुम्हें एडवाइस दे रहा है, तो तुम यार बाकी 95% वाले बच्चों के साथ जो हो रहा है वो भी सुन के जाओ, ऐसे नहीं कि अच्छा सुना तुर पड़े। दोनों चीज़ें कंसिडर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे है कि यार अब कोई मिडिल क्लास का बच्चा है, ठीक है, अब 20-30 लाख लगा के, अब तो इनफैक्ट ज़्यादा हो गया, GIC डबल हो गया, ठीक है, 20-30-40 जितने भी 30-40 तो लगते ही हैं, 30-40 लाख लगा के तुम जा रहे हो, ठीक है। अब तुम यही सोचो कि यार मैंने इतना यहाँ पे घिसाई कर ली अपनी, ठीक है, मैं यहाँ पे सेटल तो हूँ, PR तो हो जाए मेरी कम से कम, चलो तुमने इंडिया भी आना है बाद में, बट एक PR तो हो जाए, ठीक है, कि इतना पैसा लगाया,
वर्थ तो हो जाए। अब जो मैंने आपको बताया कि CRS वाला होता है, उसमें ना ऐसे होता है कि बड़े प्रोविंसेस होते हैं, जैसे मैं ओंटारियो में थी, ठीक है, तो ओंटारियो में कैसे होता है कि CRS के बेस पे ड्रॉ आता है। अब क्या है, हर बंदे का अलग अलग स्कोर है। मैंने जैसे आपको बताया, मेरा जैसे 500 कुछ है, किसी और का 400 कुछ, किसी का 300, सबके अलग अलग। उसकी पढ़ाई, जॉब एक्सपीरियंस, एज, शादीशुदा है नहीं, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हो, मैं आप लिंक अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप देख सकते हो कि आपका CRS स्कोर क्या है, ठीक है। वो आपको थोड़े बहुत वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं होते, वो पूछते हैं कि मैरिड हो नहीं मैरिड, क्या एज है, कितनी पढ़ाई की है, ये वो, ठीक है। वो क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में ड्रॉ निकालते हैं। जैसे ठीक है, अब हम नॉर्मल वाले हैं कि मैंने मतलब डिजिटल मार्केटिंग की है, पढ़ाई की है और उसी में जॉब है, तो मेरा एक्सप्रेस एंट्री में लगेगा फाइल, ठीक है। अलग कैटेगरी होती है कि किसी ने फ्रेंच की हुई है तो फ्रेंच में उसका ड्रॉ आएगा। कोई और है जिसने मतलब स्किल्ड जॉब है उसके पास, मतलब स्किल्ड मतलब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये कारपेंटर, ये वाला काम, ठीक है, ये वाली कैटेगरी अलग होती है। तो सब अलग अलग कैटेगरीज होती है। अगर तो तुम स्किल्ड में हो तो तुम्हारा डिफरेंट है, तो उसका स्कोर थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। फ्रेंच का भी थोड़ा कम आता है। अगर तुम नॉर्मल हो भाई, कुछ भी नहीं किया तुमने, ठीक है, तुम नॉर्मल पढ़ाई करके जा रहे हो, नॉर्मल कोई जॉब ले रहे हो, ठीक है, ऑफिस जॉब जैसे कि, तो उसको नॉक भी माना जाता है, नॉक भी जॉब होती है वो। और उसका ड्रॉ ना मतलब अभी के टाइम पे 540, 529, 530 ऐसे चल रहा है, ठीक है। रिसेशन तो बहुत ज़्यादा पीक पे है, जॉब है ही नहीं, ठीक है। तो वो ड्रॉ निकालते हैं थोड़े थोड़े दिन बाद, जब उनका मन करे, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी, ठीक है। तो वो एक कट ऑफ निकालेंगे, जैसे इंडिया में हमें एडमिशन नहीं मिलती कट ऑफ के बेसिस पे, वैसा ही होता है, ठीक है। जैसे उन्होंने निकाल दिया 530, तो 530 स्कोर वाले और 530 के ऊपर स्कोर वाले बच्चे होंगे, उन सबको इन्विटेशन चला जाएगा कि हाँ जी भाई, तुम्हारी PR का हो गया है, तुम अब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फिर हम तुम्हें PR देंगे, ठीक है। 530 स्कोर आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल अचीव करने वाला स्कोर नहीं है वो। अगर तुम 777-8 भी ले लो ना, तब भी 511, 515 तक बनेंगे, ठीक है। और स्कोर क्या चल रहा है, 530, 540, तो बहुत हाई स्कोर है। तो अब ना उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, ये वो खुद बोल रही हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने स्ट्रिक्ट इसलिए भी किया यार, उनके पास ना बहुत बच्चे हो गए, ठीक है। कोविड में उन्होंने इतने बच्चे बुला रही है, लेबर ही बुलाई है, दिहाड़ियाँ, ठीक है, कराने को, सॉरी टू से, बट हमें वो लेबर ही मानते हैं, ठीक है। तो लेबर बुला ली इतनी सारी कि हाँ काम करना है, काम करवाना है बच्चों से, बहुत इमिग्रेंट्स बुला लिए। अब उनको संभालने औखे हो गया, इतने बच्चे हैं ना, मैं सच बता रही हूँ। तुम ब्रैम्पटन में हो ना, बाहर जाओ, गोरा तो दिखेगा नहीं कोई, ठीक है, 100 में से 1 गोरा दिखेगा, तुम्हें 1% नहीं लगेगा तुम कनाडा में, ठीक है। कहीं चले जो टोरंटो, फिर भी लोग दिख जाएंगे। हद बच्चे बुला लिए, ठीक है। और फिर स्पाउसल वीज़ा भी पीछे ट्रूडो ने बहुत साथ दिया इमिग्रेंट्स का, ठीक है। स्पाउसल वीज़ा भी ऐसे हवा में जा रहे थे, तो हर कोई जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ या जो पढ़े लिखे लड़के हैं, उन्होंने अपने स्पाउस को भी बुला लिया, जो जैसे कि लड़के हैं, ठीक है, कुछ जो आवारा बूरा होते हैं, ठीक है, जो इतना नहीं उन्होंने आइल्स वाइल्स की या नहीं उनको पता कदर की, पैसे लगा गए हैं, उनकी वाइफ चली गई, वो वहाँ पे जाके फुकरियाँ मार रहे हैं, गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, मतलब हर कुछ कर रहे हैं, दंगे दुंगे, पुलिस तंग आई हुई है कि दीज ब्राउन पीपल, हमें वो ब्राउन बोलते हैं, ठीक है। तो वो मतलब बाहर निकालने को हो रहे हैं कि यार तुम लोग निकलो, तुमने गंद पाया हुआ है हमारी कंट्री में। कैनेडियंस को तो हमसे बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है कि तुम शोर नहीं मचा सकते, किसी की पीस डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, मुस्टैंग लेके पीछे से वो आवाज़ निकलवाई हुई है उसकी, उनको टिकट भी मिलती है, वहाँ पर चलान होते हैं इन चीज़ों का, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि अंदर पैसा है। उनकी वजह से ना यार हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं। तो कैनेडियंस ने तो बोल दिया कि यार तूने इमिग्रेंट्स का बहुत साथ दिया है, तूने इनको ऐसे फालतू की PR कराई है, अब हमारी कंट्री गंदी कर रहे हैं, हमने तुझे वोट नहीं डालनी। तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट था वो स्ट्रिक्ट हो गया था अब इमिग्रेंट्स को लेके कि चलो ठीक है, आई विल मेक द PR प्रोसेस मोर स्ट्रिक्ट, है ना। अब ऐसी लले पंजू लोगों को PR नहीं होगी। और फिर उन सब की वजह से यार हम भी फंस रहे हैं, जो सच में जिन्होंने कुछ करा है, उनके पास स्किल है, टैलेंट है, फिर भी नहीं हो रही PR, क्योंकि स्कोर ही इतना हाई चल रहा है। तो अभी तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। और रिसेशन कोविड के बाद से ही पीक पे चला गया था, ठीक है। और बोलते तो हैं कि 2025 में ठीक हो रहा है, आने वाले टाइम में और ठीक हो जाएगा, बट टू बी रियली ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगा कि वो कुछ भी ठीक हो रहा था, क्योंकि मैंने तो इतनी जॉब्स अप्लाई करी, मैं बता नहीं सकती। मैं सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में बैठी रहती थी, टक 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 टक। और ऐसे भी नहीं, मतलब पहले तो ऐसा था कि हाँ चलो कर दी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आई रियलाइज कि हर जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के आपको अपना रिज्यूमे चेंज करना है, हर जॉब के लिए अलग रिज्यूमे बनाना है। दिन में आप 100 जॉब अप्लाई कर रहे हो, 100 बार रिज्यूमे चेंज करो उसका कीवर्ड्स देख के। पहले कंप्यूटर आपका स्कैन करेगा ना रिज्यूमे, तो उसमें आप
काटा ना हो जाओ, ठीक है, वहीं से मत निकल जाओ। तो मैंने तो ऐसे भी किया, मैंने हर जॉब के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज करके डाला, फिर भी नहीं सिलेक्ट हुआ यार। ऑटोमेटेड मेल्स आती थी कि मतलब जैसे मैंने अप्लाई किया 2 ही सेकंड में आ गई ऑटोमेटेड मेल, सॉरी दिस योर एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड, ये वो। भाई तुम 2 मिनट में तुम पढ़ तो लो, बंदे के पास है स्किल, वो करना चाहता है, कुछ ईगर है, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए सिर्फ एक, कोई घंटा मतलब नहीं है, ठीक है। सिफारिश भी बहुत चलती है वहाँ पे, तो जॉब तो भाई बहुत मुश्किल थी लेनी। तो मैं अब यहाँ पे मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट्स भी अटैच कर दूँगी। मेरे को इतने ज़्यादा ऑटोमेटेड रिप्लाईज़ आए हैं, और कुछ तो ऐसे कंप्यूटर वाले रिप्लाई ऑटोमेटेड रिप्लाईज़ आए हैं, और कुछ तो और आधे से ज़्यादा तो 70% तो निकलो, अप्लाई कर दिया, कोई जवाब ही नहीं, हाँ ना, ऑटोमेटेड कुछ भी नहीं। 28-29% ऑटोमेटेड रिप्लाईज आ रहे हैं, 1% कहीं से जवाब आ रहा है जो मुझे तसल्ली वाली जॉब नहीं है, जो ऐसी है बस घर घर जाओ, या फिर कोई दिहाड़ी वाली जॉब, उनके रिप्लाईज आ रहे हैं। तो मतलब इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एट दिस टाइम ऑल्सो। मतलब मैंने ये 2024 की बात कर रही हूँ मैं, और अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, ढूंढ रहे हैं, डेली रिज्यूमे दे के आ रहे हैं, इन पर्सन भी, ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा कुछ। अब जैसे मैंने यहाँ पे जॉब्स अप्लाई की, तो मुझे इंडिया में जॉब्स आते ही मिल गई, ठीक है, मतलब मुझे रिप्लाईज आ गए कि हाँ चलो इंटरव्यू वगैरह दिया, मैं सिलेक्ट हो गई। बट वहाँ पे यही सेम चीज़ जब मैं कर रही थी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि यार एक तो यही जो मैंने आपको बताया, रिसेशन है, ये जो वॉर वाला चल रहा है, तो चलो अभी चलना शुरू हुआ है मेरे टाइम पे, ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, इतना हैंडल नहीं हो पा रहा। और सबसे अजीब बात जो तुम्हें नहीं पता होगी, इंडिया में चलती है सिफारिश, भाई कनाडा में इससे ज़्यादा सिफारिश चलती है। तो मान नहीं सकते वहाँ पे कितनी सिफारिश चलती है, हद चलता है। मतलब उसको सिफारिश का बस फैंसी वर्ड दे दिया, रेफरल्स। मैंने जॉब अप्लाई की, मुझे नहीं मिली, बट मेरे कुछ साथ वाले लोग थे जिन्होंने जॉब अप्लाई करी, उनको मिल गई। क्यों? क्योंकि उनको रेफरल के थ्रू मिली, किसी ने उनको रेफ़र कर दिया। भाई मतलब ऐसे होता है कि कंपनीज़ ना जॉब उनको खोलनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे नहीं वो कर सकते अंदर ही अंदर किसी को हायर कर लिया, उनको ना ऑफिशियली शो करना पड़ता है कि हाँ जी हमने तो जी एक पोस्ट है, एक जॉब ओपन की है, ये वो, सब लोग अप्लाई करो, अपना कटवाओ, ठीक है, सब लोग अप्लाई करेंगे, फिर वो अंदर ही अंदर किसी को चुपचाप हायर कर लेंगे, इंटरव्यू भी ले लेंगे नाम के लिए कि चलो चलो। मैंने देखा है ये खुद, मतलब मैं जहाँ पे काम करती थी, मेरी स्टोर मैनेजर से बात हुई है, उसने मुझे खुद बताया कि ऐसे होता है, अंदर ही अंदर ना ये घपले होते हैं। उन्होंने जॉब ओपन करी, इतने सारे बच्चों ने अप्लाई किया, उनको पता है कि उन्होंने किसको रखना है, बट फिर भी ये दिखावा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर अंदर जिसने रेफ़र किया होगा उनको पता है इसको रखना है, उसको रख लेंगे, बाकी चलो निकलो। बट अंदर उनकी ये अपनी खिचड़ी जो पकड़ी होती है वो किसी को नहीं पता होता। वही रेफरल्स बहुत काम करते हैं। अब तुम गए हो, तुम्हें कोई नहीं जानता, कनाडा में जॉब लेनी बहुत मुश्किल है बिना रेफरेंस के, ठीक है। रेफ़र कोई कर देगा, वहाँ पे ऐसे है कि नेटवर्किंग करो, ठीक, जितनी ज़्यादा तुम बाहर जाओगे, सोशल कनेक्शंस बनाओगे, लोगों से मिलोगे, कोई तुम्हारी हेल्प कर देगा, तो तुम जॉब मिलनी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अकेले स्ट्रगल करोगे बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि पीआर कैसे होती है, ठीक है, जॉब, हाँ ठीक है। अब ऐसे है कि पीआर का ना ऐसे ड्रॉ, जो मैंने आपको बताया कि ड्रॉ के बेसिस पे कट ऑफ वो जो आती है, ठीक है, ड्रॉ निकाला, वो अब कैसे होता है, ठीक है। तो वो ऐसे है कि आपको अगर आप अब एक और एडवाइस, ठीक है, 1 साल की स्टडी लेके मैं कहूँगी मत जाना। मैंने ली थी 1 साल की स्टडी, तो मुझे लगा थोड़ा सा कि यार शायद मुझे 2 साल की ले लेनी चाहिए थी, पर मैं ऐसे सोचती हूँ कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ओन गुड। अगर मैंने 1 साल की ली तो भी ठीक है, कुछ अच्छा ही होना होगा उसमें, तो मैं ऐसे रिग्रेट नहीं करती, ठीक है, मतलब बढ़िया है जो भी हुआ। बट मैं ना उसके कॉन्स बता देती हूँ आपको कि पता तो चले कि क्या दिक्कत थी, ठीक है। अगर आप 1 साल की स्टडी लेके जाते हो ना, तो 1 ही साल का वर्क परमिट मिलता है, और उस 1 साल के वर्क परमिट में ना आपको 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस भी पूरा करना होता है। मतलब पीआर के लिए ऐसे होता है कि कम से कम ना 1 साल पूरा कोई जॉब में काम करो जो पीआर की जॉब है। वैसे नहीं है कि हर जॉब पीआर वाली होगी, ठीक है। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में लगे हो, कोई स्टोर में लगे हो, वो हर कोई जॉब पीआर के अंडर नहीं आएगी, काउंट नहीं होगी। उस जॉब से तुम लिविंग कमा सकते हो, अपनी खर्चा कर सकते हो, बट वो जॉब ज़रूरी नहीं है कि वो पीआर वाली जॉब हो। तो पीआर वाली जॉब ढूंढनी भी एक स्ट्रगल है, ठीक है। तो जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट में हो, उसमें मैनेजर पोजीशन पे होने चाहिए, कोई स्टोर में काम कर रहे हो, टीम लीड होने चाहिए, मैनेजर होने चाहिए, कुछ ऐसी अलग अलग जॉब टाइटल्स होते हैं जो ऑनलाइन है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब मतलब एलिजिबल होती है पीआर के लिए। तो वो वाली जॉब होनी भी ज़रूरी है, ठीक है। अब आपके पास अगर 1 साल का वर्क परमिट है, अब कमिंग बैक टू वो 1 साल वाला, तो अगर आपके पास 1 साल का वर्क परमिट है तो पीआर मांगता है, मतलब पीआर की रिक्वायरमेंट्स है पीआर अप्लाई करने के लिए, कि आपके पास 1 पूरे साल का ही जॉब में एक्सपीरियंस होना चाहिए उस जॉब में, ठीक है। आपने स्टडी खत्म करी 1 साल की, ठीक है, ऑलरेडी इतना दिमाग खपाई करी, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एग्ज़ाम्स, ये वो लल्ले पब्बे, ठीक है। उसके बाद आपको 1 ही साल का वर्क परमिट मिला, और उसी 1 साल में आपको
वो 1 साल में ही आपको जॉब एक्सपीरियंस भी पूरा करना है। तो अब ये सोचो, आपको मतलब पहले ही दिन आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए, तभी आपका वो काउंट होना शुरू होएगा 1 साल, और 1 साल में वर्क परमिट खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास पहले दिन वो जॉब नहीं है तो आपका तो वो टाइम वेस्ट हो गया। 2 महीने तक लेटर सपोज आपको जॉब नहीं मिली, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिली, तो आप 1 साल पूरा कैसे करोगे? आपके पास टाइम ही नहीं है। तो वही 1 साल के वर्क परमिट में आपको जॉब एक्सपीरियंस भी पूरा करना है, ठीक है। अगर आपको 2-3 महीने लेट जॉब मिलती है तो 2-3 महीने तो कट हो गए, तो 8-9 महीने में आप कैसे 12 महीने का एक्सपीरियंस पूरा करोगे? पहले दिन हाथ में जॉब है तभी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस पूरा कर पाओगे। बहुत ज़्यादा टाइम ना रिस्ट्रिक्टेड होता है, ज़्यादा टाइम कम होता है आपके पास, ठीक है, और इतना एकदम से सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक आपको नहीं पता कि आपको जॉब पहले दिन होगी आपके हाथ में, नहीं होगी तो फिर कैसे करोगे पूरा एक्सपीरियंस? और फिर फ़ाइल कब लगाओगे? फ़ाइल लगाओगे, उसका रिप्लाई आने में भी टाइम लगेगा, तो डरते ही रहोगे सारा टाइम, यार वीज़ा ख़त्म हो गया, यार है नहीं अब कुछ, अब क्या करूँ, जॉब नहीं है, जॉब लगी तो फाइल की वेट कर रहे हो, क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो फिर अगर आप ऑन दी अदर साइड 2 साल की स्टडी करते हो तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, ठीक है। मतलब आपके पास एक थोड़ा सा खुला टाइम तो होगा यार, सोचने के लिए, समझने के लिए कि मुझे क्या करना है अपनी पीआर के लिए, कैसे अप्लाई करनी है, कौन सा जॉब एक्सपीरियंस लेना है, कौन सी जॉब करनी है, जो भी है, ठीक है। अभी की सिचुएशन देख के तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए यार जॉब अप्लाई करने के लिए। ऐसे नहीं कि आपने करी और कलेक्टर साहब जी, अच्छा प्रेरणा जी आप आए हो, ये लो आपके लिए पड़ी थी जॉब, ऐसे नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है। 3 साल होंगे आपके पास, तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, 2 साल की स्टडी के बाद यार इतना टाइम हो गया इंडिया गए हुए, एक चक्कर इंडिया का मार लेते हैं, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, एक वेकेशन भी घर वालों से भी मिली है, फिर वापस जाके जॉब ढूंढनी शुरू करते हैं। 3-4 महीने जॉब ढूंढने में लग जाते हैं कि पीआर वाली जॉब है ना, पीआर वाली जॉब ढूंढने में लग जाते हैं। फिर जो कई बच्चे होते हैं जिनके सीआरएस स्कोर, उनको पता है कि 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस करने के बाद भी सीआरएस स्कोर बहुत कम होगा और कट ऑफ में नहीं आएंगे नंबर, तो वो छोटे प्रोविंसेस में मूव होने का सोचते हैं। और भाई मूव होना बहुत बड़ी बात है, पूरा सामान 2 साल जहाँ पे आप रहे हो इतना खज्जल खवारी करके, सेट वेट करके, आधा सामान बेच बूझ के, है ना, कि आपको एक नए शहर में अब फ्लाइट लेके मूव करना है, ठीक है, तो बड़ा वो है, ठीक है। और आपको पता है जहाँ पे वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, जॉब भी पता नहीं वहाँ मिलनी नहीं मिलनी, जैसे भी है, तो उनको मूव का भी देखना पड़ता है कि कहाँ मूव करें जहाँ पे हो पाए, लॉयर्स इतने पैसे मांगते हैं, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत होती है। बट ये है कि 3 साल में कुछ ना कुछ बंदा कर लेता है जुगाड़, 1 साल में तो यार बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेस ही इतना रहता है पूरे साल, यार जॉब स्टार्ट हो गई, जॉब नहीं मिली तो यार जल्दी मिले, मेरे को फाइल लगानी है, मेरा एक्सपीरियंस पूरा करना है, इतनी टेंशन है, हाय रब्बा, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। एक एडवाइस +2 करके नहीं जाना, दूसरी एडवाइस अभी तक की है कि 1 साल की स्टडी नहीं लेनी, ठीक है। तो तीसरी चीज़ है कि अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो भाई सबसे अच्छी बात है कि आप पीआर लेके ही इंडिया से जाओ। अगर आपको जाना ही है, कनाडा आपका ड्रीम है, मतलब ऐसे मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहती कि बिल्कुल ही मत जाओ, सोल्यूशंस हैं, पर मतलब पहले के टाइम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट है इस टाइम पे। कनाडा कोविड से पहले था ना, वो अब है ही नहीं, मतलब ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा का डिफरेंस हो चुका है अब, और वो पहले वाले कनाडा में, ठीक है। अब हम लोग भी यही सोच के गए थे कि जैसे हमारे पहले वाले लोग गए हुए हैं, हम भी उनके पीछे हुए थे कि हमारा भी भला हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा रूल्स डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं हर चीज़ में, रहने सहने, इन्फ्लेशन इतना हाई है, ठीक है, ग्रॉसरीज इतनी महंगी है, लिविंग इतना महंगा हो चुका है, भाई हाथ खड़े हैं। ये सारी टेंशन पीआर की थी अगर +2 करके जाते हो, ग्रेजुएशन करके जाते हो। पर सोचो अगर तुम पीआर लेके चले जाओ, भाई सारी टेंशन खत्म, मतलब आधी से ज़्यादा टेंशन तो खत्म। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट अगर तुम्हें कनाडा जाने है, पीआर लेके जाओ। पीआर लेके एक टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी कि यार पीआर नहीं होनी, और पीआर फिर करवाने में बड़े पैसे वैसे भी लग जाते हैं यार, क्योंकि वैसे अप्लाई करनी होती है, मतलब इंडिया की एजुकेशन कनाडा की एजुकेशन से ना वो करते होते हैं कंपेयर कि कितनी है, कहाँ तक, कौन से लेवल की है, ठीक है। फिर आपका वो करते हैं क्या बोलते हैं उसको, PCC, पासपोर्ट वेरिफिकेशन वाला जो भी होता है, और 3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर भी बड़ा खर्चा वर्चा होता है। फिर वो पीआर की फ़ाइल लगाने में आपका लॉयर ही आपसे $2000 मांग लेगा, गवर्नमेंट फ़ीस होगी 1500-2000 जितनी भी होती है, ठीक है। तो मतलब वो अलग खर्चा है, पीआर चलते हुए अलग खर्चा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, घपले से ले रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं बता नहीं सकती, ठीक है। और अगर आपका पीआर हो गई है नॉर्मल लीगल तरीके से जॉब वॉब करके, तो फिर वो फाइल लगाने में और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करने में जो चाहिए होते हैं पीआर के लिए, उसमें इतना खर्चा हो जाता है। और अब तो ऐसे है कि अगर आपको वर्क परमिट भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी आपको आइल्स करनी पड़ती है, जिसके $400 अलग। और ये भी नहीं पता एक बारी में आपके वो स्कोर नीडेड आ जाए नहीं आ जाए, तो 2 बारी तो $800 ये गया भाई, बहुत ज़्यादा
पैसों की तंगी हो जाती है, ठीक है, और टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो एक टेंशन तो दूर होगी कि यार पीआर वाली जॉब नहीं ढूंढनी, पीआर की फाइल नहीं लगानी, पीआर करके ही आए हैं भाई हम, ख़त्म है एक टेंशन। अब ऐसा नहीं है कि पीआर करके कोई बहुत ही भाई हम तो कलेक्टर हैं, हमसे तो ऊपर कोई नहीं है, खूब सब साइड हो जाओ, नहीं, कुछ नहीं है भाई। वो भी एक बस स्टैंप लग गई कि तुम्हारी पीआर है, अदरवाइज़ बेनिफिट्स में मतलब ठीक ही है। मतलब अब जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी पीआर हो चुके हैं या पीआर करवा के गए थे यहाँ से, वो जो वहाँ पे मिल गए मुझे, तो जैसे वो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीआर करवा के भी दिहाड़ियाँ ही लगा रहे हैं यार, जॉब ही नहीं मिलती यार। तो फिर उसके बाद ऐसे होता है कि एटलीस्ट रेंट ही पूरा हो जाए, कोई तो जॉब मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, कोई दिहाड़ी ही मिल जाए, रेस्टोरेंट में ही मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बट अब एटलीस्ट रेंट तो निकालनी है, तो कोई भी जॉब हो जाए। तो जहाँ पे मैंने काम किया है, मेरे दोस्तों ने काम किया, तो स्टोर्स में, रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे बच्चे जो पीआर के बाद भी ऐसी जॉब करते हैं। तो ऐसे कुछ बेनिफिट ये मत सोचना कि पीआर के बाद अच्छा है, बस ये है कि पीआर के बाद एक वो टेंशन नहीं है पीआर वाली जॉब। फिर भी मतलब उस टाइम पे ऐसे हो जाता है कि यार पीआर के बाद आप कोई भी जॉब कर सकते हो, कितने मर्जी टाइम के लिए कर सकते हो। स्टूडेंट पे तो ऐसे होते हैं ना, सिर्फ 20 घंटे कर सकते हैं, वर्क परमिट पे भी मतलब फुल टाइम कर सकते हैं। पीआर के बाद तो ऐसे है भाई, करते रहो, चलो टैक्स वैक्स पे करना पड़ जाएगा अगर एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा कमा लिया तुमने उस साल में, बट पीआर के बाद चलो ये है कि पीआर हो गई, अपना बस अब खर्चा ही निकालना है जॉब करके, और कोई ज़्यादा फालतू की टेंशन नहीं है। सिटीजनशिप अप्लाई करनी है तो चलो बात की बात है, एज टेंशन ख़त्म है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो ना इंडिया में, मतलब 50-60 हज़ार कमा रहे हो, तो क्योंकि यार 3 साल का अपना एक्सपीरियंस उस जॉब में पूरा कर लो, जैसे तैसे करके कंपनी स्विच कर लो, कोई मतलब नहीं है, बस 3 साल का कर लो, 3 या 3 से ज़्यादा का, ठीक है। फिर अपनी पीआर लगा लो तो पीआर हो जाएगी, ठीक है। और 3 साल के एक्सपीरियंस मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 3 साल के अब ऐसे नहीं है कि इंडिया में बैठे हो तो कोई और तरीके से पीआर होगी, बैठ के भी वो सीआरएस स्कोर वाले से ही पीआर होती है, ड्रॉ आता है, इन्विटेशन आता है, वही सब आता है। बट ये है कि वो 3 साल के एक्सपीरियंस में ना आपका सीआरएस स्कोर बढ़ जाता है, मतलब हाई चांसेस है कि आपने वो जॉब कर रहे हो तो ग्रेजुएशन तो की ही होगी, ठीक है, +2 ग्रेजुएशन, फिर वो जॉब में 3 साल का एक्सपीरियंस, फिर आइल्स कर लोगे तो स्कोर बढ़ जाएगा सीआरएस वाला, और पीआर में मतलब इजी हो जाएगा पीआर। और अगर आपने जॉब कर ली 3-3.5 साल, उसके बाद स्टडी बिल्कुल मत लेके जाना भाई, नहीं, बिल्कुल टाइम वेस्टेज है 2 साल का, और वहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे, फिर 2 साल और पीआर लेने में लगाओगे, फिर कहीं जाके सोचोगे कि यार मेरे को अपना बिजनेस करना है या अभी ये जॉब ही करनी है, तो बड़ा टाइम वेस्ट वाली बात है, वैसे मत करना, ठीक है। तो पीआर वाला पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, पीआर लेके जाओ। मैंने बताया कि जॉब ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है यार, बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। अब जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था मेरे पास जब मैं गई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं उसी में जॉब लूँगी, ठीक है। अब जब मैं स्टूडेंट पे गई तो मैं 20 ही घंटे काम कर सकती थी, तो कोई भी ना मुझे मेरे डिजिटल मार्केटिंग में 20 घंटे हायर करने के लिए रेडी नहीं था। 20 घंटे कौन करता है यार, हर बंदा ये सोचता है कि मंडे टू फ्राइडे अगला आए, मेरी एक हेडेक खत्म हो कि मेरे पास एक एम्प्लॉय है। कोई बच्चा आगे बोल रहा है भाई मैं तो बस 2 ही दिन आ सकता हूँ, अगला कहेगा तू निकल, मैं तो कोई ऐसे बंदे को रखूँगा जो 5 दिन आए, अब मैं तेरे जैसे 2-2 3-3 बच्चे रखता रहूँगा। तो आप अगर स्टूडेंट पे जाओगे तो आपके पास अगर कोई स्किल भी होगा ना, आईटी सेक्टर में कुछ आता भी होगा आपको, तो वैसी जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी वो स्टडी वाले टाइम पे, तो ठीक है, कोई नहीं रख पाएगा। तो मुझे तो मिल नहीं पाई थी, फिर एट द एंड मुझे ऐसा था कि यार कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। तो मैंने खुद ने बर्गर किंग पे काम किया थोड़े टाइम के लिए, फिर एक वहाँ पे स्टोर है होम डिपो, मैंने वहाँ पे काम किया है। नो डाउट वो बहुत बड़ा स्टोर है, बट मतलब वो ऑफिस जॉब नहीं थी, ठीक है, जैसी मुझे लगा था कि मेरे को मिल जाएगी। तो हम सोच के तो यार यहाँ से बहुत कुछ जाते हैं कि यार मैं प्रिपेयर्ड हूँ हर सिनेरियो के लिए, हर फेज़ ऑफ लाइफ के लिए, बट ना यार इंडिया में ऐसे होता है कि हम घर में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो हमने ना हमेशा वो एक पॉन्ड में रहे हैं हम, ठीक है, कि हमारे घर वालों ने हमारे फाइनेंसेस हैंडल किए हैं। नो डाउट मैं हॉस्टल में रही थी 3 साल, बाहर भी रही हूँ मैं 1-2 साल फ्लैट में, थोड़ा इंडिपेंडेंट भी थी फाइनेंशियली, थोड़ा डिसीजंस लेने में इस चीज़ों में भी थी, बट फिर भी यार मतलब एट द एंड आप थोड़ा टाइम बाद तो घर आ ही रहे हो ना, तो बाहर जाना और कोई घर से बाहर शहर में जाना बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का ही फ़र्क है। एंड आप ऐसे सोचते हो कि यार अब रहना तो है ही है यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे को कोई भी जॉब मिल जाए। तो मैंने भी कर ली थी जॉब, ऐसे नहीं कि मैंने नखरे मारे, वहाँ पे हर बंदा कर ही लेता है, ठीक है, इतना ऐसी सिचुएशन आती है तो करता है बंदा। तो फिर थोड़ा सा बंदे को डीमोटिवेशन भी होती है एट टाइम्स कि यार मेरा अच्छा था वहाँ पे, मैं छोड़ के यहाँ पे आ गया, मुझे ऐसी ऐसी जॉब करनी पड़ रही है, क्योंकि करनी ही पड़ती है हर मतलब। और मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे हाँ मैं तो कर लूँगा, मेरे को तो मिल जाएगी, नहीं हो पाएगा, सॉरी टू से दिस, नहीं हो पाएगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, बट नहीं हो पाता यार, बहुत मुश्किल होती है। अब जैसे मेरे पास भी जॉब एक्सपीरियंस था, पर फिर भी मैंने पेंट के कैन उठाए हैं 20-20 लीटर वाले, ठीक है, भारी भारी सामान रखा है, टॉयलेट्स, बाथ टब्स,
बहुत अजीब अजीब तरह का फर्नीचर ये वो, ठीक है। तो करना पड़ता है, एट द एंड आपको करना पड़ता है लिविंग के लिए। और अगली बात है कि अगर आप फैमिली से कनेक्टेड होते हो, ठीक है, बीमार होते हो, मुझे पर्सनली 5 बार कोविड हुआ है, ठीक है। तो कोई भी आपकी यार इतनी सेवा नहीं करता, ठीक है। अब हर बंदा बोलता है कि बाहर जाके मतलब ही हो जाता है, कोई भी बंदा पहले से मतलब ही नहीं होता, सिचुएशंस बना देती हैं। बट खुद सोचो 10 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हो, घर आके आपको खाना भी बनाना है, पैर दुख रहे हैं, स्टील टो वाले शूज़ पहनने पड़ते हैं, ठीक है। अगर ऐसी जॉब करते हो स्टोर वोर वाली, पैरों में स्टील लेके घूम रहे हो, मतलब ऐसे होता है कि ऐसा लगता है कि यार आदत हो जाएगी कुछ टाइम में। मैंने 2-2.5 साल काम किया है, मुझे आदत नहीं हुई, मेरे को लास्ट डे तक मेरे पैरों में दर्द हुआ है, ठीक है। उस वो भी मैं अटैच करूँगी, हाँ मैं गर्म पानी में डुबो के रखती थी, इतना रोती थी, और उसके बिना आप काम नहीं कर सकती क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं वो शूज़, कि आपके पैर पे कुछ लग ना जाए। बट यार वो पहनने नहीं जाते, उसको पहन के चला नहीं जाता, वो इतने भारी होते हैं, पर फिर भी आपको पहनना पड़ता है। काम पे मैं उतार के चलती थी सॉक्स में, इतना रोना आता था, लास्ट डे तक मैं रोई हूँ भाई उस शूज़ को लेके। तो मतलब बस ये होता है कि और कोई ऑप्शन नहीं होता, करना पड़ता है, ठीक है। तो करते हो आप। होम सिकनेस तो भाई होती है, ठीक है। अगर आप फैमिली से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो तो थोड़ा और मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। और फिर जब आप बीमार हो जाते हो ना यार, जब 103 टेम्परेचर, मतलब मेरे साथ ऐसे भी हुआ है कि 102 था बुखार और मैं 102 फीवर था मुझे, और मैं काम पे थी। तो पहले मतलब ऐसे वायरल था, ठीक है। जब मैं काम पे गई तो और बिगड़ गया, और मैं मशीन पे हार्नेस लगा के टाइल्स उठा रही हूँ। मेरे को पता चल रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट उस टाइम पे ना इतना कुछ फेस कर लेते हो आप लाइफ में कि आपको लगता है कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही बीमार हूँ, मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, शिफ्ट तो पूरी कर लूँगी। और मैंने वो 8 घंटे की शिफ्ट निकाली, मैंने घर जाके देखा मेरे को 102 फीवर, ठीक है। तो भाई, और फिर कोई मतलब हर बंदा अपने ही लाइफ में उलझा हुआ है वहाँ पे, हर बंदे की अलग टाइम पे शिफ्ट है, किसी की डे है, किसी की नाइट है, किसी की दिन में है, किसी की कोई मिडियोकर टाइम पे है, ठीक है। फिर अपना खाना बना रहा है, लॉन्ड्री कर रहा है, तैयार हो रहा है, 70 और चीज़ें करने को उनके पास, ठीक है। तो वो ना खुद ही इतना हो जाता है कि कोई आपकी चाह के भी कई बार मदद नहीं कर पाता। तो ऐसे नहीं कि मतलब ही होते हैं, इट्स जस्ट दैट कि टाइम ही नहीं होता यार किसी के पास, हर बंदा अपनी ही लाइफ में उलझा होता है, वहाँ पे बिजी स्केड्यूल होता है। तो वो वाला टाइम भी ना आपको खुद फेस करना पड़ता है। 102 फीवर है, कोविड है, मैंने सब में खुद अपना ध्यान रखा है। उठ के जब चला भी नहीं जा रहा ना, उठ के दवाई लिया। मजबूरी देख लो, कोविड किट भी खुद लेने आनी पड़ती है, टेस्ट भी खुद करना पड़ता है, और दवाई भी खुद लेनी पड़ती है। डोंट कम अब्रॉड, इट्स वे टू मच हार्ड। येलो दाल बनाई है अपने लिए। जब कोविड था, बाहर शेफ़ से मंगवा के डोर तक भी मैं जाया नहीं पा रही हूँ, ठीक है। क्रॉल करके मैंने बाथटब में वॉमिट की है, इतना रोई हूँ मैं, बहुत बुरा टाइम देखा है। तो जितना आप सोचते हो ना, उससे तो वो कुछ भी नहीं होता, उससे 10 करोड़ गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। और जब तक आप उसमें रहते नहीं तब तक आपको पता नहीं चलता। अब ऐसे मैंने आपको प्रोज भी बताए हैं, कॉन्स भी बताए हैं, बट ऐसे नहीं है कि मतलब जाओ ही मत, जा सकते हो, बट उसके सोल्यूशन है। जैसे कि आप फ्रेंच करके चले जाओ, फ्रेंच करके आप मतलब ये सारी चीज़ें तो आपको हैंडल करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ये तो कॉन्स है, ये तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो। बट हाँ, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे एक तरह से, मैच्योरली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, बट ये सब चीज़ें तो हैंडल करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। कि लोनलीनेस, अकेले रहना, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल। और अब आप बेसमेंट में रूम लोगे ना, ठीक है, तो बेसमेंट में आपको कोई विंडो नहीं मिलेगी, कोई नेचुरल सनलाइट नहीं है, वो 4 दीवारी में रहना है दिन रात, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब। तो वो भी बहुत स्ट्रेसिंग माहौल होता है, ठीक है। और अगर आपके फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हैं, फ्रेंड्स जो कि नहीं बन पाते बाहर, क्योंकि जैसे मैंने बताया सबकी अपनी अपनी शिफ्ट्स हैं, सब अपना अपना बिजी हैं, कभी कभी मिलोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे भी। और ना प्लीज़ ऐसे मत देखना कि जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, भाई क्या मर्जी है इनके, ऐश करें, वो लोग भी 7-7 दिन काम पे जाके एक दिन अगर वो घूमने चले गए, दैट डजंट मीन कि उनकी लाइफ बहुत हैपनिंग है। तो सोशल मीडिया से किसी को जज करना कि उसकी लाइफ कैसी है इज़ द वर्स्ट थिंग एवर यू कैन डू। एक और जो कॉन्स में आती है चीज़, वो मैं ये बोलूँगी कि यार वहाँ पे ना ऐसा होता है कि ऐसे एक बस चलती है और ऐसे एक बस चलती है, ठीक है। तो बसेस में ट्रैवल करना पड़ता है, कॉलेजेस 1-1.5 घंटा दूर होते हैं। अब काम या कॉलेज एक के पास घर ले पाओगे ना, तो दूसरी जगह तो आपको बस में जाना पड़ेगा। और ऐसे अगर
कोई आपका डिस्टेंस है जिसमें अपने ऐसे करके ऐसे जाना है तो 2 बसेस चेंज करनी पड़ेगी, एक ऐसे और एक ऐसे। और अगर वहीं और मोड़ है तो पता नहीं 3-4 बसेस भी चेंज करनी पड़ सकती हैं। समर्स में धूप में खड़ो, विंटर्स में स्नो वाली हवा चल रही है, स्नो में खड़ो। और एक मतलब मेरे साथ ऐसा था, मैं 10 ही दिन में कहीं ट्रैवल करने चली गई थी, तो मुझे ना बस स्टॉप का पता नहीं चला। वहाँ पे थोड़ा अलग ही होता है हिसाब। मैं खड़ी रही 40 मिनट में, मैंने इनर भी पहनी हुई थी, मैं शिवर कर रही थी और पूरी रात घर आके भी मैं शिवर कर रही थी। मेरी बॉडी मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ। 40 मिनट उस स्नो में खड़े होने का। स्नो जब पड़ रही होती है तब नहीं इतनी ठंड लगती, स्नो के बाद जब स्नो वाली हवा चलती है तब बहुत ठंड लगती है। और ऐसे मैं पूरी रात ऐसे ऐसे कर रही थी शिवर। भाई ऐसे ऐसे सिनेरियोज होते हैं ना, आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है आपके साथ। और हर बंदा वहाँ पे सोचता है कि मैं गाड़ी लूँ, बस में इतना ट्रैवल नहीं हो पाता, बहुत हेक्टिक हो जाता है। 2 घंटे आप कॉलेज जाओ, 2 घंटे आप वापस आओ, फिर घर आके और भी इतने काम है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर गाड़ी का अलग बहुत खर्चा होता है। यहाँ पे साल की इंश्योरेंस जाती है, वहाँ पे बाई वीकली इंश्योरेंस जाती है, मतलब महीने में 2 बार कटेगी। फिर अगर आप गाड़ी EMI पे लेते हो, क्योंकि कैश तो इतने लाख डॉलर आपके पास है नहीं, तो EMI भी भरनी पड़ेगी, गैस का खर्चा अलग, तो $1000 इसका एक्सपेंस, तो वो एक ऐड ऑन एक्सपेंस हो जाता है। तो गाड़ी लेना भी भाई कोई इजी बात नहीं है। जो बच्चे गाड़ी लेते हैं ना, जो आपको दिखता है सोशल मीडिया पे गाड़ी का लेके घुमा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्टें पा रहे हैं, ये वो, भाई उनको पता है वो 7 दिन अपनी कैसे घिसाई करके उस गाड़ी की किस्त और उस गाड़ी का खर्चा निकाल रहे हैं, और एक दिन वो बस ऐश कर रहे हैं। दैट डजंट मीन उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो बहुत सारी चीज़ें देखो, सोचो, प्रिपेयर हो, और ऐसे सोचो जितना सोच रहे हो उससे करोड़ गुना ज़्यादा मुश्किल है। दोस्त तो बनना वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, कि आपको लगे कि आपके साथ कोई होगा। आपका खुद का रूममेट कई बार ऐसा होता है कि आप दिन की शिफ्ट लगा रहे हो, वो रात की शिफ्ट लगा रहा है, आप बस ऐसे मिल रहे हो, वो आ रहा है, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, वो आ रहा है, बाय हेलो बाय, ऐसे। कई बार आपको पता भी नहीं होता आपका रूममेट है कौन, देखा ही नहीं होता उसको इतने दिन से। तो बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कहूँगी कि आप मत जाओ। अभी के टाइम पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फ्रेंच कर सकते हो, छोटे प्रोविंस कंसिडर कर सकते हो, कोई ऐसे कॉलेजेस देख सकते हो जहाँ से जॉब मिल जाए, या फिर पहले से ही लिंक्डइन से कनेक्शंस बनाने शुरू कर दो कि जॉब का जुगाड़ हो पाए, और थोड़ा शेयरिंग में रह के एडजस्ट कर लो कि रेंट कम हो जाए। बट ऑल इन ऑल मतलब मैं ये कहूँगी कि 2025 में जाना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन, क्योंकि मैं आप बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या रीजंस हैं उस चीज़ के। सिचुएशन बहुत वर्स है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे तो मत ही जाओ, ठीक है। अभी कनाडा की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी, तो आने वाले टाइम में भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट अभी तो मैं कहूँगी कि वेट करके थोड़ा देखो सिचुएशन कितनी इम्प्रूव होती है कितनी नहीं। प्रोज भी हैं कि मतलब वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, सब साफ़ सफाई है पूरी, जैसे इंडिया में बहुत मिट्टी विट्टी है, पोल्यूशन है, वहाँ पे बड़ा क्लीन लगता है, अच्छा लगता है। और आप वहाँ पे थोड़ा लग्जरी भी ईजी है, मतलब लग्जरी लाइफ जीना थोड़ा ईजी है। जैसे गाड़ी वाड़ी को छोड़ के मतलब कपड़े वपड़े ब्रांडेड शूज़, फ़ोन, आईफोन, एयरपॉड्स, कोई ऐसी चीज़ें ले सकते हो इजीली, कोई इतना वो वाली बात नहीं होती। जो इंडिया में थोड़ा एक बिग इशू है कि हाँ भाई जॉर्डन्स लेने हैं, बड़ी बात है, वहाँ पे इतना है नहीं। मतलब इतना आप एक ही दिन में कमा लोगे जितना आपको जॉर्डन्स लेने होंगे। घूमने फिरने को बहुत सारी अच्छी जगहें हैं, फेस्ट होते रहते हैं, इवेंट्स हैं, ऐसे तो अच्छी भी बातें हैं बहुत ज़्यादा। बट मैं तो ये कहूँगी कि यार अगर आप इतना अपनी फैमिली से कनेक्टेड हो तो फैमिली के बिना ना बहुत सारी खुशियाँ भी अधूरी लगती हैं, और साथ में कोई होना भी तो चाहिए ना। घूमने जा रहे हो, इवेंट्स है, तो कुछ साथ भी तो फ्रेंड्स ही नहीं होंगे तो क्या मज़ा आएगा। मतलब बन जाते हैं बट इतने अच्छे वाले नहीं बनते। पर अगर इफ़ यू आर अ पर्सन जो अकेले, हाँ कोई चक्कर नहीं है, कोई फैमिली से मतलब नहीं है, मतलब ठीक है प्यार है बट इतना कोई बॉन्डेड और कनेक्टेड नहीं हो, फ्रेंड्स का इतना साथ नहीं चाहिए, अकेले कर लोगे, कोई मतलब इंडिपेंडेंट वो वाली लाइफ चाहिए। मतलब मुझे भी लगता था मुझे चाहिए, बट एट द एंड मुझे फ़ील हुआ कि यार मुझे आदत है लोगों के साथ रहने की, वो प्यार से मिल बांट के, लड़ाइयाँ झगड़े जैसे भी हो बट एक साथ हो, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। बट अगर आप ऐसे तरह के इंसान हो और आपको लगता है कि मैं कोई भी सिचुएशन से हैंडल कर लूँगा, अकेले कर लूँगा, ये वो, तो जा सकते हो। बट थोड़ा देख के, समझ के, ध्यान से, रिसर्च करके। मेरे को ना बहुत सारे फ्रेंड्स के आगे नॉन में कॉल्स भी आते थे कि यार जैसे बताइए हम सोच रहे हैं बाहर का, हमारा वीज़ा लग गया, हम जाएँ ना जाएँ, कैसे करें। भाई मैंने उनको आधे पौने घंटे का भी लेक्चर दिया है, लेक्चर तो नहीं मतलब समझाया रियलिटी की क्या होता है कैसे होता है, फिर भी वो बोल देते हैं हाँ मैंने तो सोचा हुआ, मैंने तो जाना ही है, आप बस ये बताओ वीज़ा कैसे लगवाना है। भाई पागल हूँ मैं, तो मैं समझा रही हूँ रियलिटी की कैसे होता है वैसे होता है, सुनने को ही रेडी नहीं होते लोग। पर
मतलब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है झूठ वूठ या कुछ ऐसे बोल के बढ़ा चढ़ा के बता के। सच में ये बातें होती हैं और जो नहीं पता होती बच्चों को कि वहाँ पे जाके कैसी टेंशन्स हैं, पैसे की कितनी दिक्कत आने वाली है, जॉब नहीं मिलेगी तो कैसे जियोगे। और अकेले बैठे घर में ना भाई फिर दिमाग भी घूमता है कि क्या कर रही हूँ मैं लाइफ में, क्यों आ गई मैं यहाँ पे। एटलीस्ट इंडिया में अपनी फैमिली के साथ तो थी, घर का किराया तो नहीं भरना पड़ रहा था। इंडिया में तो घर है आपके पास, छत है। वहाँ पे तो हर 25-26 को मौत आने लग जाती है, भाई रेंट देना, ओए होए फ़ोन का बिल कटना है $100-150, ओए होए ग्रॉसरी का खर्चा। तो यहाँ पे एटलीस्ट ये वाला सुकून है इंडिया में, वहाँ पे इस बात की टेंशन है। तो मतलब और ऐसे भी नहीं है कि शाम को स्कूटी उठाई भाई चल पड़े बाज़ार गेड़ियाँ मारने, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी लोनलीनेस होगी, काफ़ी एक मोमोज़ की प्लेट खाने के लिए भी सोचोगे कि यार 1 घंटे की तनख्वाह चली जाएगी, ठीक है। कहीं पर डाइन इन करने जाओगे 100-150 का खर्चा होगा, यार 1 दिन की पूरी पे उड़ गई। तो बहुत सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा, मन को संभालना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं अपनी लाइफ में कंसिडर करूँगा। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपने इस डिसीजन को ऐसे नहीं 1-2 दिन, बहुत दिन दो, वीक्स दो, महीने दो इनफैक्ट कोई एक डिसीजन पे आने के लिए कि मैं सच में रेडी हूँ। क्योंकि ना मतलब आप इतना रिस्क नहीं ले सकते कि अपने लाइफ के 2-3 साल ट्रायल करके देख लो कि यार देख लेंगे कि जो भी होगा, फिर थोड़ा सा रिग्रेट सा भी होता है। तो बहुत सोचो, आपकी फैमिली को भी आपकी ज़रूरत है, आपके पेरेंट्स भी ओल्ड हो रहे हैं, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, यहाँ पे कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर आप 50-60,000 यहाँ पे कमा रहे हो तो यार इट्स गुड, अच्छी लाइफ है। विद टाइम थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर लोगे, 80,000 लाख तक चले जाओगे तो सही कर सकते हो। यहाँ पे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, यहाँ पे भी अच्छा अपनी फैमिली के साथ रह के बढ़िया ग्रो कर सकते हो। तो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सोचो इस बात को और फिर कोई डिसीजन पे आना। बाकी मैं तो इतना ही शेयर कर सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, पर इट्स ऑल अप टू यू गाइज़। तो जो भी लोग सोच रहे हैं या उनके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ या प्लान बना चुके हैं, एक डिसीजन पे आ चुके हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़। आई होप आपके लिए अच्छा हो, आई होप दैट कंट्री ट्रीट्स यू रियली वेल एंड यू अचीव एवरीथिंग यू हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ। बट प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे मोटिवेटेड। कोई बात नहीं, बैड फेजेस आएंगे लाइफ में, बट यू विल डू इट। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं जितना शेयर कर सकती थी अपने एक्सपीरियंस से मैंने किया, बट फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में कुछ है और कुछ मेरी बातों से कुछ और डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। बाकी अपना ध्यान रखना एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो एंड लाइक कॉमेंट शेयर। बाय, आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू। और हाँ, एक और बात, अगर वहाँ पे जाके भाई कटा ना तुम्हारा तो याद कर लेना कि ट्रेनर ने समझाया था बट मैंने फिर भी नहीं सुनी और मैं फिर भी आ गया। जस्ट किडिंग, जो भी होगा यू विल डू इट। बाय।